प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा क्लास है वह मौलिक कर्तव्य पर आधारित है। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले शामिल नहीं था और यह शामिल होता है 1976 में। तो दरअसल इसके पीछे पृष्ठभूमि का क्या रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, ताकि मौलिक कर्तव्य को समझने में आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। होता क्या है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य के मुद्दे पर बहस हुआ और जो है संविधान सभा के कुछ सदस्यगण ऐसे थे जो चाहते थे कि मौलिक कर्तव्य को भी मौलिक अधिकार के साथ ही शामिल किया जाए संविधान में, जबकि कुछ ऐसे सदस्य थे जिनकी समझ थी कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के पक्षधर नहीं थे, उन लोगों की समझ थी कि हमारे देश में मौलिक कर्तव्य के प्रति तो सकारात्मक धारणा प्राचीन काल से ही है। उन लोगों का तर्क था कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में तो आम लोगों के कर्तव्यों का ही चर्चा है कि आम लोगों को क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। यह तो नैतिक उपदेश के रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है। इसलिए इस बात की कोई आवश्यकता नहीं हो जाता है कि हम मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में शामिल कर दें। साथ ही साथ उन लोगों का ये भी तर्क था कि हम जो मौलिक अधिकार को शामिल करने जा रहे हैं संविधान में, तो उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत केवल नागरिकों को अधिकार ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उन अधिकारों के साथ नागरिकों का कर्तव्य भी जुड़ जाता है। उन लोगों का तर्क था कि जैसे उदाहरण मान लिया जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में दिया जा रहा है, लेकिन जो है क्या स्वतंत्रता के अधिकार को इस असीमित रूप में उपयोग कर सकता है आम नागरिक कि जो है उसके चलते दूसरे की स्वतंत्रता या उसकी आज़ादी पर खतरा पैदा हो जाए। तो उदाहरण के रूप में उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमको जो है भाषण देने का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 29 के या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, लेकिन क्या हम भाषण इस तरह का दे सकते हैं कि हमारे भाषण देने के चलते समाज में हिंसा फैल जाए या देश में अराजकता फैल जाए? यह संभव नहीं। हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही जब कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है, लेकिन क्या हम जो है बिना जो है मेडिकल की पढ़ाई किए ही हम डॉक्टर बन सकते हैं? यह संभव नहीं है। तो अगर हमको डॉक्टर बनने का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि पहले हम मेडिकल की पढ़ाई करें। तो उन लोगों की समझ थी कि देखिए हर एक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है, इसलिए संजय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। नतीजा हुआ कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया गया उस समय। लेकिन जो है गांधी जी की यह साफ धारणा रही कि जो है अधिकार का जो स्रोत होता है वह कर्तव्य होता है और कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों को खोजना एक छलावा होता है, एक धोखा होता है। तो आज़ादी के बाद जो गांधी जी की यह धारणा थी वह एक हद तक जो है काफ़ी सच होता हुआ दिखाई पड़ा कि हमारे देश में नागरिकों का जो सिविक सेंस रहा है, जो नागरिक जो है सोच का स्तर रहा है, वह कोई बहुत अच्छे स्तर का नहीं रहा। तो हम क्या देखते हैं कि नागरिकों में सिविक सेंस का अभाव रहा है। मतलब क्या, एक नागरिक होने के नाते केवल हमको अधिकार ही तो नहीं चाहिए, बल्कि हमारा इस देश और इस समाज के प्रति कर्तव्य भी बनता है। नतीजा के रूप में व्यवहार में यह देखा गया कि भारतीय नागरिकों को जिन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए स्वयं अपने आप, वो जो है नहीं कर पा रहा है। नतीजा क्या होता है कि गांधी जी की जो धारणा थी कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य होता है
और कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों को खोजना एक छलावा है। इसी धारणा के आधार पर व्यवहारिक रूप में जब गांधी जी की इस धारणा को सच पाया गया तो उसी धारणा के आधार पर जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का बात हुआ। और इसके लिए हम लोग जो है सो जानते हैं कि क्या होता है कि 1976 में एक समिति बनाई जाती है और उस समिति का नाम होता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और उस समिति ने 1976 में अपनी रिपोर्ट दे दी और उसी की रिपोर्ट की सलाह के आधार पर संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया। और इसके लिए जो है एक अलग से भाग बनाया गया, भाग 4A, और अनुच्छेद रखा गया 51A। और उस समय जो है मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया उसकी संख्या 10 थी। और जो है जो 10 मौलिक जो है सो कर्तव्य की संख्या रही वो क्या रहता है, वो हम देखते हैं कि पहला जो है अगर संक्षेप में हम लोग याद रखें कि किसी भी पीटी के एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तो पहला जो मौलिक कर्तव्य रखा गया वो रखा गया कि संविधान और उसके आदर्शों और उसके संस्थाओं को, प्लस जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, प्लस जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, उसका भारतीय नागरिक आदर और सम्मान करे। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के ऊपर दिया गया कि भाई आप जो है संविधान का, उसके आदर्शों का और उसके संस्थाओं का, प्लस जो है राष्ट्रीय झंडा का, प्लस राष्ट्रगान जो जनगण मन अधिनायक है उसका सम्मान करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है उसका जो है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के रूप में चर्चा नहीं है, राष्ट्रगान का चर्चा है। दूसरा जो है कर्तव्य रखा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो आदर्श हमारे देश में रहा है उस आदर्शों का जो है हम पालन करें। तीसरा रखा गया है कि भारत की प्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा नागरिकों को करना चाहिए। चौथा रखा गया कि देश की रक्षा लोगों को करनी चाहिए और जब भी आह्वान किया जाए या जब भी जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा के लिए आगे नागरिकों को आना चाहिए। पांचवा जो रखा गया मौलिक कर्तव्य कि भाई भारत में काफ़ी विविधता है, वह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भूगोल के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, तो अनेकों तरह की डाइवर्सिटी है, विविधता है भारत में। तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य यह रखा गया कि भाई ये जो भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं उन विविधताओं को आपस में जैसो जोड़ते हुए हम लोग को एक समरस समाज बनाना है, आपस में जो है मेल जोल की भावना रखना है और भाईचारे की भावना रखना है। तो विविधताओं के बीच रहते हुए हमको एक समरस समाज बनाना है और भाईचारे की भावना आपस में रखना है, ये कर्तव्य जो है सो निर्धारित किया गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि महिलाओं के प्रति जो हम लोग का अपमानजनक व्यवहार होता है या सोच होता है उस सोच को भी समाप्त करना होगा। उसके बाद जो है छठा रखा गया कि मिश्रित संस्कृति का जो ट्रेडिशन है, मिश्रित संस्कृति मतलब क्या है कि हमारे देश में अनेकों तरह के धर्म हैं और जो है भाषा है प्लस कल्चर है, तो सबों का एक मिला जुला रूप हमारे देश में पैदा हुआ है और उसका ट्रेडिशन और जो है उसकी परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो कहा गया कि भाई मिश्रित परंपरा जो है हमारे देश में उसको भी संरक्षित करना चाहिए, मतलब क्या, पल्लवित और पुष्पित करना चाहिए। उसके बाद सातवां है कि नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए, ये रखा गया।
8वां में कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लोगों को पालन करना चाहिए, मानववाद का पालन करना चाहिए और ज्ञानार्जन मतलब अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर आपस में या और अपने आप में सुधार कितना कर सकते हैं इसका कोशिश करना चाहिए। 9वां में कहा गया कि सार्वजनिक जो संपत्ति है देश की उसकी जो है सो रक्षा करनी चाहिए, साथ ही साथ हिंसा से दूर रहनी चाहिए, ये कर्तव्य रखा गया। और 10वां रखा गया कि व्यक्तिगत प्लस सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर मतलब उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य पहले से चला आ रहा था, लेकिन 11वां एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है कब, जब संविधान में 86वां संशोधन होता है वर्ष 2002 में। उसमें जो है कहा गया कि माता पिता या जो गार्जियन हैं होते हैं वो अपने बच्चे को 14 साल की उम्र का जो बच्चा है उतने तो 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन गार्जियन जैसो दिलाने का प्रयास करे। तो बच्चों के शिक्षा से संबंधित 11वां और लास्ट जो है मौलिक कर्तव्य वो जो है आपको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको वर्ष 2002 में जोड़ा गया। तो इस तरह से याद रखने के लिए याद रखिएगा कि पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको संविधान, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बारे में है। दूसरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसका जो आदर्श रहा है उसका पालन करने के लिए कह रहा है। तीसरा जो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कर रहा है। और जो है उसके बाद जो है चौथा देश की रक्षा अन्य की बात कर रहा है और राष्ट्र की सेवा की बात कर रहा है। 5वां जो है एक समरस समाज बनाने की बात करता है और भाईचारे की भावना रखने की बात करता है। साथ ही साथ महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक व्यवहार होता है कहता है भैया उसको आपको त्यागना होगा। 6ठा मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो रही है। 7वां पर्यावरण की रक्षा की बात होती है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात होती है। 8वां में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन प्लस सुधार की बात रखा गया। और 9वां में जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की बात है। 10वां में जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के द्वारा जो है हमको उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। और 11वां जो है वह बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाने की बात करता है, गार्जियन इसका प्रयास रखे। तो ये मौलिक कर्तव्य आपको रहता है संक्षेप में याद रखने के लिए। अब है कि जो है ये मौलिक कर्तव्य जो है यह तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया और फिर वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के आज के डेट में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो जाती है 11। अब है कि जो है ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो इसकी जो है आपको विशेषता क्या है। तो विशेषता देखने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति तत्व और जो है सो मौलिक कर्तव्य के बीच संबंध को देख लें। तो जो मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में संविधान के भाग 3 में वर्णित है, उसमें क्या कहा गया? उसमें है कि राज्य के खिलाफ जो है कुछ निश्चित अधिकार नागरिकों को दिए गए। और जो है मतलब क्या कि राज्य को कहा गया कि भैया तुमको जो है कुछ ये काम ऐसा है जो कि तुमको नहीं करना है। तो कौन सा काम नहीं करना है? तो जो अधिकार नागरिकों को दिए गए उसके खिलाफ में तुमको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या हुआ कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के ऊपर यह जिम्मेवारी दी गई कि भाई तुमको कुछ काम करना है।
कौन काम करना है? तो जनता की भलाई के लिए काम करना है, ताकि देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। और फिर हम क्या देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों के ऊपर जिम्मेवारी दी गई कि भाई आपको कुछ ये जो 10 या 11 जैसो पॉइंट है कर्तव्य के रूप में, उसका पालन करना होगा। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि एक फंडामेंटल राइट हुआ, मौलिक अधिकार हुआ। दूसरा जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए, डीपीएसपी हुआ। और तीसरा जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ। तो इस तीनों में क्या देखते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य को कुछ काम करने से रोका गया। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के ऊपर जिम्मेवारी दिया गया। और एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नागरिकों के ऊपर जिम्मेवारी दिया गया कि तुमको ये काम करना है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस तीनों के चैप्टर के अंतर्गत राज्य और नागरिक के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और जो हम लोग देखते हैं कि इस तीनों चैप्टर के बीच आपस में काफ़ी गहरा संबंध है, और अंतर अगर खोजा जाए तो बहुत कम अंतर दिखाई पड़ता है। तो हालांकि ये जो तीनों चैप्टर के बीच आपस में हम लोग संबंध देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य की कमजोरियाँ क्या है, मतलब क्या डिमेरिट क्या है, दोष क्या है। तो सबसे बड़ा जो इसका दोष है, वो दोष है, मौलिक कर्तव्य का दोष यही है कि यह परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है मतलब क्या कि इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब क्या कि यह न्याय योग्य नहीं है। मतलब क्या कि अगर मौलिक कर्तव्य का पालन आम नागरिक नहीं करता है, तो राज्य उसको कोर्ट में ले जा करके मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करवा सकती है। तो जैसे नीति निर्देशक तत्व जो हमारा चैप्टर रहा, वह न्याय योग्य नहीं है, वह परिवर्तनीय नहीं है, तो उसी तरह से मौलिक कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है कि अगर कोई नागरिक इसका पालन नहीं करता है तो कोर्ट उसको पालन करने के लिए मजबूर कर देगा। तो यह एक बहुत बड़ी कमजोरी या दोष माना जाता है आपको मौलिक कर्तव्य का। हालांकि संसद को यह अधिकार है कि अलग से वह कोई कानून बना करके इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए आपको नागरिकों को मजबूर कर दे। जैसा कि अगर हम उदाहरण देखें तो एक केस हुआ था हमारे देश में, उस केस का नाम था विजय एमानुएल वर्सेज केरला स्टेट। तो ये जो केस हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह धर्म और आस्था के आधार पर, अगर आपका धर्म और आपकी आस्था यह कहता हो कि सो राष्ट्रगान नहीं गाना है, तो आप नहीं गा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन संसद ने क्या किया कि एक कानून बना दिया गया राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए, और वह कानून जो रहा वह कानून हो गया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बना दिया। मतलब क्या है कि राष्ट्रगान का पालन करना है या कानूनी बाध्यता संसद ने कर दिया। उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि संसद के द्वारा और कई कानून बनाए गए, जैसे कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में। उसी तरह से द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना। तो और उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी संसद ने कई कानून बना दिया। तो भले ही मौलिक कर्तव्य का पालन करना बाध्यता नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि यह परिवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, लेकिन संसद इसको कानून बना करके किसी खास मुद्दे पर मानने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन तब उठता है मुद्दा कि जब यह आपको मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है, तो इसको संविधान में शामिल करने का क्या मकसद रहा, क्या उद्देश्य रहा।
तो पहला जो उद्देश्य है शामिल करने का वो है चेतावनी है, एक ढंग से वार्निंग है किसको, वैसे लोगों को जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल रहते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि भाई ये जो तुम एक्टिविटी करते हो यह गलत है। और दूसरा जो इसका जो है सो उद्देश्य रहा है कि नागरिकों को यह याद दिलाया जाता है कि भाई तुमको केवल अधिकार से ही मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि अधिकार के साथ साथ तुमको कर्तव्य भी अपना जैसो निभाना चाहिए। केवल अगर अधिकार तुमको है कि तुम्हारा कोई दूसरा सम्मान करे तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि तुम भी दूसरे का सम्मान करो। तो अधिकार जो क्या नागरिकों को जो है याद दिलाया जाता है कि अधिकार के साथ साथ तुम्हारा कर्तव्य भी है। और तीसरा जो उद्देश्य रहा वो ये है कि नागरिक जो है अनुशासित जीवन जिए और जो देश का जो है आपको गोल है, मकसद है कि जो है उस मकसद को जो है सो पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध रहे। तो ये तीन उद्देश्य मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक के सामने संविधान में शामिल किए हुए लंबा समय हो गया, 1976 और जो है सो 1976 में शामिल किया गया, लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी के साथ जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा नहीं हो रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि कहीं राष्ट्रीय झंडा को जला दिया जाता है, कहीं जो है सो संविधान को जला दिया जाता है, या कहीं जो है आपको आम लोग हिंसा में संलिप्त हो जाते हैं, या राष्ट्रीय संपत्ति को जलाया जाता है या नाश किया जाता है, या फिर महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं। तो दरअसल ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो व्यवहारिक रूप में जो है सो इसका जो कारण नज़र आता है वो यही है कि आम नागरिकों में शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा के अभाव के साथ साथ जो जागरूकता होना चाहिए नागरिकों में वो जागरूकता भी नहीं है। और उसके अलावा एक मुख्य जो कठिनाई पैदा दिखाई पड़ता है वह है गरीबी के चलते, कि आम लोग जब गरीबी का शिकार रहेगा और कंगाली की हालत में रहेगा तो भला वह कितना संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर पाएगा, यह भी जो है सो दिखना होगा। वैसे हम लोग को याद रखना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो है दुनिया का जो भी लोकतांत्रिक देश है उसमें से केवल एक जापान में ही वहाँ के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। बाकी जितने भी लोकतांत्रिक देश हों, चाहे ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, या और जो कोई भी देश है, वहाँ के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख केवल जो है लोकतांत्रिक देशों में से आपको जापान में है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख होता क्या है किन देशों के संविधानों में? तो जनरली जो देश कम्युनिस्ट देश होते हैं, साम्यवादी देश होते हैं, वहाँ के संविधानों में इसका उल्लेख होता है। यही वजह है कि जो पूर्व सोवियत संघ आज का जो रूस कहलाता है, वहाँ के संविधानों में, चूँकि उस समय एक कम्युनिस्ट देश था तो वहाँ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था, तो वहीं से हमारे जो है सो संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। तो कम्युनिस्ट देशों में तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख होता है, लेकिन एक पॉजिटिव बात हमको याद रखना होगा कि उन देशों में काम पाने का जो अधिकार होता है, राइट टू वर्क जो होता है, वह जो है आपको मौलिक अधिकार होता है। जबकि हमारे देश में मौलिक कर्तव्य तो शामिल कर दिया गया, लेकिन काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया। तो जो गरीबी और असमानता है उसके चलते जो है आम नागरिकों के द्वारा संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों का पालन कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब है कि पालन करने का तरीका क्या हो सकता है? तो पालन होने का नंबर 1 तरीका जो होगा कि नागरिकों को, आम जनता को जो नागरिकता का वैल्यू होता है, मूल्य होता है, और जो उसका कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में उसको बताया जाए, शिक्षित किया जाए और जागरूक किया जाए। तो नागरिकता का मूल्य और जो है कर्तव्य के बारे में लोगों को बताना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए।
और दूसरा जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक ऐसा वातावरण देश में पैदा किया जाए धीरे धीरे, ताकि हर नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में गर्व महसूस करे। तो इन बातों का अगर जैसे व्यवस्था किया जाए तो संभव है कि मौलिक कर्तव्य का पालन हमारे देश में हो। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित चैप्टर था, और क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछता है सामान्यतः वो यही है कि कब शामिल किया गया, किसकी सलाह पर जो है सो शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, इसका स्रोत क्या है, और जो है क्या यह परिवर्तनीय है या नहीं है। तो इस या फिर अब तक कितने जो है कितनी समितियां इस बारे में इसके संबंध में बनी हैं। तो याद रखना होगा कि मौलिक कर्तव्य के बारे में अब तक 2 समिति बनी है। पहला सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, इसी की सलाह के ऊपर सलाह के आधार पर जो है संविधान में जो है आपको लागू हुआ था। क्या इसी की सलाह के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था। तो लागू तो ये हो पाता है, लेकिन ये दूसरी समिति बनती है न्यायमूर्ति वर्मा समिति, यह 1998 में बनी थी, जिसने कि 1999 में अपनी रिपोर्ट दे दी। और इस रिपोर्ट में इसने सलाह दिया कि भाई जो है जो भी शिक्षण संस्थान है, मतलब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ मौलिक कर्तव्यों के से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मतलब जो शिक्षण संस्थान है वहाँ मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए। तो ये जो न्यायमूर्ति वर्मा समिति है, इसने क्या सलाह दिया? इसने सलाह दिया कि शिक्षण संस्थानों में जो है मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दिया जाए। मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा दिया जाए, ये जो है बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो है आपको आता है वर्मा समिति के बारे में। तो याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में 2 समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 76 और न्यायमूर्ति वर्मा समिति 1998-99। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसी की सलाह पर संविधान में इसको शामिल किया गया, लागू किया गया। और वर्मा समिति जो 98 में बनी, 99 में रिपोर्ट दी, उसने कहा कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा देने का हमको अभियान चलाना चाहिए। तो ये सारा जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रोविज़न था या जैसा प्रावधान था, जिसको हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट जो है सो चैप्टर पर देखेंगे। आज अपन जो है हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।